Hello everyone, this is Nisha Anil Kumar and today we talk about fundamental rights. It's a very interesting topic and I hope you enjoy it. So today we talk about fundamental rights. What is fundamental rights and why fundamental rights and what is the importance of fundamental right and why we should need a fundamental right. इन सब के बारे में हम एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सब हम जानेंगे। अमेरिका में इनको बिल्स ऑफ राइट बोला जाता है, ओके, एंड प्रॉबेबली कॉमनली इसको नोन एज बेसिक राइट्स, बट इन आवर इंडिया वी कॉल इट एज अ फंडामेंटल राइट, ओके। Fundamental rights are equal to it means Magna Carta of India. What is Magna Carta? It's a unique word and we don't know what is Magna Carta. Most probably people, Magna Carta is the first written document which is totally related to the fundamental rights. Okay. एंड फंडामेंटल राइट्स के साथ ये टोटली रिलेट है। ये कहाँ बना था? ये 2015 में बना था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ओके। दिस वर मेड इन इंग्लैंड इन 1215, ओके। देन नाउ वी टेक फॉरवर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट? इन इंडिया वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएसए, ओके। वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएस बिल्स ऑफ राइट। उनकी बिल्स ऑफ राइट से हमने इंस्पिरेशन लेके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करा। दैट्स द मेन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 3 में काउंट आता है, ठीक है, काउंट होता है। और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल काउंट होते हैं। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके एक पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी सिटीजन की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना। वहीं दूसरी तरफ आपकी सोशल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनको कौन हैंडल करता है, उनको कौन टैकल करता है? उनको करते हैं हमारी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये उसको करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये रेजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स का, ये कब आया और किस लिए कब लेके आए थे इसको? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन था, जहाँ पर सरदार पटेल जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, आईएनसी के। तो उस टाइम पर ये जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट का, ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, फंडामेंटल राइट्स की? इसके 2 मेन रीज़न है। फर्स्ट, कि किसी भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल फॉर इट्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। उसकी हर तरीके की डेवलपमेंट के लिए हमें फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है। दूसरा, कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है कि उसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है किसी डिग्निफाइड मैनर में, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स फीचर, ओके। इट्स अ ब्रीफ वीडियो, सो वी जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फीचर्स में हम पहले बात करते हैं चेक ऑन अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द स्टेट। जो पावर्स हैं स्टेट की, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, ये भी फंडामेंटल राइट का एक फीचर है। दूसरा, कि अवेलेबल होता है अगेंस्ट किसके? स्टेट के। ये स्टेट के अगेंस्ट हमें अवेलेबल है कि स्टेट ने कुछ गलत करा तो हम उसके अगेंस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी इसमें जो मेन बात है वो ये नॉट एब्सोल्यूट नेचर, इसका नेचर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। चौथा, ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। बाकी सब आपका जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के।
पहले जो ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 राइट्स थे, जिनमें काउंट होते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट। अब राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, जिसको बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डिलीट कर दिया गया। किस किस को? राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक्ट था जिसमें 19(1) का एफ पार्ट, ओके, और आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन आर्टिकल 300 में, ठीक है। यहाँ से डिलीट करके इसको 300 में इंक्लूड करा गया। अब हम बात करते हैं हम प्रॉपर मेन जो हमारे राइट्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। 14 जो आर्टिकल 14 है, 14 से 18 तक है, वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसमें मतलब समानता का अधिकार है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसमें हर एक बंदे को हम इक्वल ट्रीट करेंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक कॉमन मैन हो, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने इंग्लैंड से लिया है और इसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है, जिसको हमने कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और इसमें आप एक 5 साल के बच्चे को 20 साल के बंदे के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, बर्थ ऑफ प्लेस, कलर, इन सब के उस बिहाफ पे आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो। दैट इज द आर्टिकल 15। एंड आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो हमारे टाइम था, जब बहुत ज़्यादा था, जिसको फेस बाबा अम्बेडकर ने भी किया था, ठीक है। तो वो चीज़ें, उसको भी हमने अबॉलिश किया। दूसरा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को भी अबॉलिश किया गया और इसमें टाइटल्स बाहर से जो मिलते हैं आई थिंक उनको भी अबॉलिश किया गया है। और इसमें आप किसी के नाम के आगे ये नहीं कुछ भी लगा के नहीं बोल सकते हो, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन टाइप ही हो जाता है, तो इसलिए इसको अबॉलिश किया गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 से और 22 तक आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है तो राइट टू फ्रीडम में हम बात करते हैं पहले आर्टिकल 19 की, जिसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 6 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या है? असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हमें कुछ भी हम कर सकते हैं, असेंबली या कुछ भी हम कोई प्रोग्राम या कुछ भी कर सकते हैं विदाउट आर्म्स के, पीसफुली, आराम से, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी पूरे भारत में घूम सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहीं पर भी घर बना के कैसे भी कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस, हमें ये नहीं है कि मेरे फादर फार्मर हैं तो मैं भी फार्मिंग करूं, नो, इट्स माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स माई फंडामेंटल राइट्स कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एक टीचिंग भी कर सकती हूँ, मैं IAS भी बन सकती हूँ, मैं कोई और प्रोफेशन में भी जा सकती हूँ, तो ये, और मैं कोई बिजनेस भी कर सकती हूँ, तो ये हमारे लिए प्रॉपरली हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये हमें राइट दिया गया है। और इसी के अंदर ना इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी हम इंक्लूड करते हैं आर्टिकल 19 में। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 में क्या है भाई? आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। किसी क्या है? प्रोटेक्शन इन
रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, किसी भी गुनाह के अकॉर्डिंग जो हमें सज़ा मिलती है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या है? नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल है बट इट्स ओके, ये ठीक भी है। इसमें क्या होता है हमारा कि आपने कोई ऑफेंस करा है, कोई अपराध करा है, कोई गुनाह करा है, उस पे जो पेनल्टी लगे वो पहले ये प्रूफ होना चाहिए कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग वो ऑफेंस है, ठीक है, वो गुनाह है। अगर वो गुनाह है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी भी किसके अकॉर्डिंग लगेगी? लॉ के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर वो ऑप्शंस नहीं है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। और दूसरी बात इसमें जो बहुत सिंपल है, दूसरी तो नो डबल जियोपार्डी, एक गुनाह की दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती, उसकी एक ही बार सज़ा मिलेगी, दोबारा आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। सेकेंड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकते हो कि हाँ मैंने करा है, नहीं मैं ही गुनाहगार हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि आप ये भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है? नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, और दूसरा नो डबल जियोपार्डी, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जो लाइफ है उसके लिए, ठीक है। और इसमें राइट टू प्राइवेसी भी काउंट होता है हमारा। बहुत आजकल बहुत ज़्यादा चल चुका है राइट टू प्राइवेसी, हर चीज़ की प्राइवेसी होती है, हर चीज़ में प्राइवेसी मांगी जाती है, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें 21 आर्टिकल 21A में हमने राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ा था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ा था, जिसके अंदर आता है कि 14 साल तक के बच्चों को, हर किसी को फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये वो, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर काफ़ी राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू हैप्पी लिवलीहुड, ठीक है। ये सब इसमें काउंट होता है, किसमें? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। अब आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो किसी भी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन एनी केस, ठीक है। सर्टेन केसेस में आपको कोई ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई आपको ऐसी सज़ा नहीं दे सकता, आपको वो अरेस्ट करेगा, आपके पास राइट है कि आप पहले उससे पूछोगे, आप वारंट देखोगे, और आप जब वो आपको लेके जा सकता है। सेकेंड, डिटेंशन, कि अगर वो आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको विद इन 24 आवर्स में आपको वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ठीक है। उसमें ना तो आने का टाइम काउंट होता है, ना जाने का टाइम काउंट होता है, वो 24 आवर्स के अंदर आपको उसके सामने पेश करेंगे, कोर्ट के सामने। लेकिन ये जो फ्रीडम है, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये हमारे एनिमी एलियंस जो हैं उनके ऊपर नहीं होता, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। कोई भी XYZ कंट्री है, उसके जो हमारे सिटीजन्स हैं वो हमारे एनिमी एलियंस में काउंट होते हैं। तो अगर वो ये कोई ऑफेंस करते हैं तो उनके लिए ये नहीं है कि आपको पहले अरेस्ट वारंट दिया जाएगा, या आपको 24 घंटे के अंदर दोबारा, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ लेके जाएंगे कि कोर्ट के सामने आपको पेश किया जाएगा। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू दैम, ओके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। व्हाट इज आर्टिकल 23? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, ये सब चीज़ों का प्रोहिबिशन है। अगर कोई ये चीज़ें कर रहा है तो उसके लिए वो ऑप्शंस है एक, उसके लिए हमारे यहाँ पे पनिशमेंट्स भी हैं, ठीक है। और कोई ज़बरदस्ती आपसे बेगार भी नहीं करा सकता है कि इन्वॉल्व कर दिया आपको किसी काम में, लेकिन आपको पेमेंट नहीं दी गई है, तो ये पहले होता था वो अब नहीं होगा, ठीक है। आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी कि किडनैप हो गया है, ये हो गया है, उससे फिर कोई फोर्स लेबर हो रही है, ये सब नहीं होगा। अब है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज,
एक्सेट्रा। अब जो बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको नहीं काम करा सकते आप फैक्ट्रीज में, ठीक है। यहाँ पर भी रोक लगाई गई है। जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको किसी हैजार्ड वाली जगह में, जैसे पटाखे की हो गई या किसी केमिकल की काम फैक्ट्री हो गई, उसमें आप काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, 2016 में एक प्रपोजल आया था जिसमें पार्लियामेंट ने बैन कर दिया था कंप्लीटली कि जो 14 साल से छोटा बच्चा है उसको आप काम नहीं दोगे। ठीक है, अगर आप देते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट है 2 साल की जेल और 50,000 का फाइन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर वो फैमिली बिजनेस है तो उसमें वो 14 साल से कम का बच्चा इंक्लूड हो सकता है, अदरवाइज वो किसी फैक्ट्री में, किसी चिमनी में, किसी में भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्रोहिबिशन है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, जिसमें है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रति आज़ादी। अब इसमें क्या है 25 आर्टिकल में कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट्स रिलीजन्स। ठीक है, इसमें आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उसके प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम है, आप कैसे भी करो। ठीक है, दूसरा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर में क्या है कि आप उनको, मतलब जो उनका प्रचार कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप कैसे भी प्रचार कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन का, किसी भी रिलीजन का आप प्रमोशन कर रहे हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने आपको वो कर रखा है। सेकंड, आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग इंस्ट्रक्शंस। किसी भी धर्म को आप अपना रहे हो, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो उसकी मान्यता है, कुछ भी है, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम में चेंज होना चाहते हो, आप हो सकते हो। आप मुस्लिम हो और आप हिंदू में चेंज होना चाहते हो, आप हिंदू हो सकते हो। क्रिश्चियन से हिंदू होना चाहते हो, हिंदू से क्रिश्चियन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप पूरी आज़ादी है। ठीक है, आप उसका प्रचार कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पीसफुली करना है। दूसरा, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 से 30 की, जिसमें आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट ये स्पेशली किन के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए। कौन है माइनॉरिटीज़? जिनकी संख्या अल्पसंख्या है, जो कम है, जिनकी संख्या हमारी कम है, वो है हमारे माइनॉरिटीज़ में। ठीक है, और आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट हैं, जो उनकी जगह है, जहाँ पर उनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन देना है उनको। ठीक है, इट इज़ ये, चाहे वो हमारे देश में अगर मुसलमान कम हैं तो वो मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज़ हैं। अगर मान लो ये देश किसी और रिलीजन में बिलीव करता और यहाँ पे हिंदू कम होते तो वो हिंदू माइनॉरिटीज़ में आते। और माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके लिए है। ठीक है, और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं वो अपना एजुकेशनल सिस्टम या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उसको राइट है कि वो अपना चला सकता है, अपना कर सकता है, ये गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है। तो माइनॉरिटीज़ को ये फ्रीडम्स मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। व्हाट इज़ आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो दी है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोवाइड करी है, वो इसमें क्या होगा, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जहाँ भी आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या आपके फंडामेंटल राइट को कोई हानि पहुँच रही है, कोई शोषण हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप सीधा जा सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ये सोल और हार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि ये हमारा सोल और हार्ट है, रूह और दिल है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और एक चीज़, आर्टिकल 32 जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स को इशू करेगी, ठीक है। वहीं आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकती है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें कि जो आर्टिकल 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स को इशू करता है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट्स को करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की। इसमें क्या है, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि हमें फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन में कैसे मॉडिफिकेशन करना है, क्या करना है, वो राइट जो है हमारे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। और आर्टिकल 34 में क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस है राइट्स पे। जब मार्शल लॉ हमारे कंट्री में लागू होगा तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी कुछ हद तक, ठीक है। तो मार्शल लॉ जब लागू हो जाता है तो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। और लेजिस्लेशन टू गिवन इफेक्ट टू दिस प्रोविजंस, मतलब ये जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, जो कुछ भी है, अब आपने देखा कि उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर चीज़ को कितना बैलेंस करके लिखा हुआ है। ये कहीं इनके प्रॉन्स भी होंगे, कहीं कॉन्स भी होंगे, वी डोंट नो एंड वी डोंट जज them. So please like my video and thank you.